साथियों नमस्कार। आज मैं एक बार और आपके समक्ष एक नई समस्या देश की लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं एक ऐसे संस्थान के बारे में आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ जिससे आपको ये महसूस होगा कि ये प्रतिष्ठित संस्थान जो किसी वक्त बहुत ही शानदार तरीके से स्थापित किया गया था और इसने इतनी मेहनत और डॉक्टर्स के अथक परिश्रम के कारण ये इस मुकाम तक पहुंचा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एम्स की, जो एम्स एक्ट 1952 के तहत बनाया गया। सबसे पहले इसके निर्माण की कोशिश की गई कलकत्ता में, और कलकत्ता में जब इसका निर्माण संभव नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री श्री विपिन चंद्र राय थे, जब उनसे सहमति नहीं बनी तो इसे दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली के अंसारी नगर में एक जगह को चिन्हित किया गया। इस जगह को चिन्हित करने के पश्चात यहाँ पर 1952 में न्यूजीलैंड सरकार की मदद से और उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मदद से इसको 1956 तक इसका कार्य पूरा कर लिया गया। एम्स दिल्ली की स्थापना हुई 1956 में। यहाँ की ओपीडी शुरू हुई और यहाँ के सबसे पहले जो डायरेक्टर थे वो डॉक्टर बीबी दीक्षित जी बने। डॉक्टर बीबी दीक्षित एक बहुत बड़े डॉक्टर, एक फिजिशियन, एक फार्माकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, अपनी डीपीएच की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और अपनी पीएचडी की डिग्री उन्होंने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। ऐसे जाने माने डॉक्टर जब यहाँ के डायरेक्टर बने तो उन्होंने यहाँ की नींव रखी। उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, जो यहाँ की मैनेजमेंट थी, जो यहाँ का बोर्ड बना, उन्होंने पूरे देश की क्रीम को यहाँ पर इनवाइट किया। तमाम गोल्ड मेडलिस्ट देश के विभिन्न भागों से एम्स दिल्ली में आने लगे और सबका सपना ये होने लगा कि हम किसी प्रकार यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के रिसर्च स्कॉलर या यहाँ के फैकल्टी मेंबर बन जाएं। धीरे धीरे देश के तमाम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स एम्स दिल्ली में एकत्रित हुए और इन सभी लोगों ने अपनी अपनी फैकल्टी में शानदार काम किया और यहाँ पर एक प्रकार से पूरे देश और दुनिया में एम्स दिल्ली ने अपना नाम कमाया। दोस्तों, 1956 से लेकर 2003 तक देश की जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस वक्त ये बनाया गया था उस वक्त ये सोचा गया था देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर और देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा था कि इसे एक रोल मॉडल के रूप में बनाया जाएगा, जिससे बाकी सभी मेडिकल संस्थान फिर कुछ फॉलो करेंगे और उसी प्रकार की शिक्षा, उसी प्रकार का माहौल अपने अस्पतालों में देंगे। लेकिन 2003 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महसूस किया कि आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि देश के कोने कोने से मरीज अति गंभीर बीमारियों के लिए, जो वहाँ उनके प्रदेश में सुविधाएं नहीं होती हैं, उन्हें यहाँ दिल्ली आना पड़ता है। और एम्स दिल्ली के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है कि एक एक डॉक्टर को एक दिन में जो 20 से 25 मरीजों को अटेंड करना चाहिए, उसे 200, 300 और 400 मरीजों तक को अटेंड करना पड़ता है, जिससे डॉक्टर्स का खुद का कहना है कि जितनी अटेंशन एक मरीज को देनी चाहिए नेचुरल है, बाय डिफ़ॉल्ट उतनी अटेंशन हम उस मरीज को नहीं दे पाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना बनाई और उसके अंतर्गत उन्होंने योजना बनाई कि हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ऐसा बने जो टर्शरी हेल्थ सर्विसेज, अर्थात जो गंभीर बीमारियों को ठीक करने के लिए वहाँ पर व्यवस्थाएं हों, मशीनें हों, डॉक्टर्स हों और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसके लिए उन्होंने कहा कि जितना फंड चाहिए इन मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को प्रदान किया जाए और यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स
और बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स का इनटेक किया जाए, और ऐसा होना प्रारंभ हुआ। इसी श्रृंखला में उन्होंने ये भी सोचा कि अब हमें कुछ अन्य देश के भागों में कुछ और एम्स की स्थापना भी करनी पड़ेगी, और उन्होंने पार्लियामेंट एक्ट के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करके 6 एम्स की घोषणा कर दी। हालांकि 2003 के बाद इन एम्स का कार्य 2006 में सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ, और 2006 के बाद धीरे धीरे जब इन एम्स की स्थापना हुई तो 2013 तक 7 एम्स की स्थापना हो चुकी थी। दोस्तों, इसी प्रकार जब 2014 में फिर से बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने और भी एम्स की स्थापना की विशेषता पर बल दिया। उन्होंने देखा कि इतने एम्स से हमारे देश की जनसंख्या का पूरा नहीं हो सकता, तब उन्होंने कुछ और एम्स की घोषणा की, और आज जनवरी 2023 तक का जो आंकड़ा मेरे पास है उसके हिसाब से 20 एम्स सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, और बढ़िया से बढ़िया सेवा लोगों को हर प्रांत में उनके घरों के पास ही प्रदान कर रहे हैं। बहुत शानदार अस्पताल बनाए गए हैं। सरकार ने केंद्र से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा केंद्रीय स्तर पर होता है, वो इन अस्पतालों की अच्छे से देखभाल करता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का इंतज़ाम करता है। उसके बाद ये और भी सोचा गया कि 2025 तक हम 4 और एम्स स्टार्ट कर देंगे, जो ऑलरेडी हमारे प्रोग्रेस में हैं, जिनका कार्य चल रहा है, और 6 एम्स की और योजना बना दी गई है। अर्थात आने वाले समय में हमारे देश में 30 एम्स होंगे, और ये 30 एम्स पूरे देश को कैटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक दूसरी समस्या आ रही है, देखा जा रहा है कि पिछले 3 वर्षों में इन तमाम एम्स से 422 डॉक्टर्स का पलायन हुआ है। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। इनमें अकेले एम्स दिल्ली से देखें तो उनमें से 25 डॉक्टर्स ने 3 वर्षों में त्याग पत्र दे दिया है। यदि हम भोपाल का देखें तो 35 डॉक्टर्स ने त्याग पत्र दिया है। भुवनेश्वर में 37 डॉक्टर्स ने त्याग पत्र दिया है। नागपुर में 25 डॉक्टर्स ने त्याग पत्र दिया है। जोधपुर में 35 डॉक्टर्स ने, और रायपुर में 37 डॉक्टर्स ने। इसी प्रकार हमारे पास ये एक लंबी लिस्ट है, और ये मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो कोई टेम्परेरी या एडॉक बेसिस पे वहाँ काम नहीं करते थे, या कुछ समय के से वहाँ काम नहीं कर रहे थे। इन डॉक्टर्स की एक लंबी लिगेसी थी। दिल्ली के एम्स में तो ये डॉक्टर्स 3-3 दशकों से काम कर रहे थे। अर्थात जो 30 वर्षों से किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हों, वहाँ के फैकल्टी मेंबर हों, वहाँ के HOD हों, वो बड़ी गंभीर एक मुद्दा है कि क्यों एम्स को छोड़कर जा रहे हैं। तमाम बातें इसके बारे में हुई, लेकिन जब हमने इसकी पूरी विवेचना की तो हमने पाया कि सबसे पहले आज से 3 वर्ष पहले यहाँ पर जो डायरेक्टर थे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो चेस्ट और लंग के विशेषज्ञ डॉक्टर भी माने जाते थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, जिनका कार्यकाल अभी 2.5 वर्ष बचता था, और उन्होंने किसी अन्य अस्पताल में भी कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं की है। तो ये एक चिंता का विषय होता है कि एक ऐसे डॉक्टर जो विशेषज्ञ भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने यहाँ से त्याग पत्र क्यों दिया। उसके बाद ठीक उनके बाद कई ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट जो सर्जन्स थे, जैसे डॉक्टर शिव चौधरी, डॉक्टर वी हेतु, डॉक्टर वी सोनू, ये सारे जाने माने कार्डिक सर्जन थे। और उनके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एक न्यूरो सर्जन थे, उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। बड़ी अजीब सी बात थी कि इतने जाने माने डॉक्टर, और कुछ समय के पश्चात फिर जो हमारे HOD ऑर्थोपेडिक्स विभाग के थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो कि इवन डायरेक्टर पद की होड़ में थे, उन्होंने भी यहाँ से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद डॉक्टर MP पद्मा, जो न्यूरोलॉजी की
HOD थी और एक बड़ी ही जानी मानी डॉक्टर थी, उन्होंने भी यहाँ से त्यागपत्र दिया। उसके बाद एक अन्य कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मिश्रा, एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल शर्मा, और उसके बाद यहाँ पर जो एक न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने भी यहाँ से त्यागपत्र दिया। जब एक जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर SVS देव ने त्यागपत्र दिया तो और भी सनसनी फैल गई। इस प्रकार दोस्तों, मैंने आपको बताया कि एक लंबी फेयर लिस्ट है कि इतने विशेषज्ञ डॉक्टर्स, इतने जाने माने डॉक्टर्स, जिनको देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन लोगों का नाम है, और इन्होंने न केवल एम्स की बल्कि पूरे देश की सेवा की है। तो इसके बारे में जब कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया तो उनसे पूछा गया, तो इन संवाददाताओं को उन्होंने बताया कि अब एम्स में वो एकेडमिक्स का माहौल नहीं रहा है। यहाँ पर एक सीनियर सर्जन को, एक प्रोफेसर लेवल के सर्जन को, एक जूनियर लेवल के डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि सर्जरी का सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहाँ पर जो काम करे या जो काम ना करे, सबका एक समान आदर होता है। काम करने वाले की या ना करने वाले की वैल्यू में कोई अंतर नहीं रह गया है। अर्थात यहाँ पर कुछ इस प्रकार राजनीतिक माहौल है जिसमें डॉक्टर अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जब एक अन्य डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पहले जब कोई डॉक्टर यहाँ पर त्यागपत्र देता था तो उनको मैनेजमेंट बुलाकर पूछती थी कि आपको क्या समस्या है। तो यदि कोई उनकी इस प्रकार की समस्या होती थी जिसको रेक्टिफाई किया जा सके तो मैनेजमेंट करने की पूरी कोशिश करती थी, और फिर वो कई डॉक्टर्स उसमें से छोड़कर नहीं जाते थे। तो इस प्रकार कई यहाँ पर विचार सामने आए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ से आजकल कुछ डॉक्टर्स इसलिए भी छोड़कर जा रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में सबसे ज़्यादा डिमांड एम्स के डॉक्टर्स की है, तो उनको ये लोग अपने यहाँ पर आकर्षित करते हैं और बड़े से बड़ा सैलरी पैकेज देते हैं। लेकिन इनमें से कुछ हो सकता है इस प्रकार के डॉक्टर्स हों, लेकिन सभी डॉक्टर्स का एटीट्यूड, सभी डॉक्टर्स का झुकाव इस प्रकार का नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, विवेचना करनी चाहिए कि क्यों इतने सारे डॉक्टर्स यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं। एक ताज़ा आंकड़े के अनुसार जो मैंने अखबार से प्राप्त किए हैं, यदि फैकल्टी वाइज देखा जाए तो एम्स के अंदर आज की तारीख में 36% फैकल्टी जो हैं वो खाली पड़ी हैं। इतने सारे डॉक्टर्स के पद जब खाली पड़े होते हैं तो किस प्रकार उस अस्पताल का काम सुचारू रूप से चल सकता है, जबकि यहाँ पर डॉक्टर्स को सबसे अच्छी सैलरी दी जाती है, यहाँ के कर्मचारियों को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। तो मैं ये निवेदन करूँगा, मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर इस बारे में एक संज्ञान लिया जाए, देखा जाए इस अस्पताल में ऐसा क्या कारण है कि हमारे देश के जाने माने डॉक्टर्स जिन्होंने एम्स जैसे संस्थानों को खड़ा किया है, इनका रुतबा बनाया है, इनमें इतनी सेवा की है, इतना त्याग उन्होंने दिया है, तो वो क्यों छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और क्यों त्यागपत्र अपना दे रहे हैं। तो साथियों, मैं बाकी आप जनता से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ने, कई बार ये पूछा गया है तो उन्होंने बताया कि बहुत भीड़ इन अस्पतालों में रहती है, तो छोटी से छोटी बीमारी के लिए दिल्ली का हर व्यक्ति सोचता है कि मुझे एम्स में अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो यदि दोस्तों आपका छोटी बीमारी है, क्योंकि गंभीर बीमारियों के लिए तो एम्स बहुत अच्छा है, वहाँ जाना चाहिए, लेकिन छोटी बीमारी जो अन्य इतने सारे अस्पताल दिल्ली में सरकार ने और प्राइवेट ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर यदि आपका इलाज हो सके तो वहाँ जाना चाहिए, और एम्स में हमें बेवजह भीड़ नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ, इसी चर्चा के साथ, इसी चिंतन के साथ साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ और बहुत ही जल्दी आपको मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।